हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विनीत एकेडमी फॉर यूपी पीसीएस में वेलकम है। और हम लोग यहाँ पर देख रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जो 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है। पहले वो सितंबर में प्रस्तावित था और उसके बाद अभी उसका क्या है, डेट पोस्टपोन हो गया है, अक्टूबर 15 एंड 16। ठीक है, तो उसी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने अभी तक जो ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स देखे थे और साथ में देखा था जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड एक लेक्चर देखा था हम लोगों ने। तो अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो हम लोगों ने अभी तक वहाँ पे देखा था इंडिया और वर्ल्ड्स के जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो जनरल फैक्ट्स हैं उसको वहाँ पर हम लोगों ने कवर किया था। साथ में द फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया, यानी फिजियोग्राफिक बेसिस पे जो इंडिया का डिवीज़न किया गया था। जैसे कि आपका द हिमालयन माउंटेन्स हो गए, उनको वहाँ पर हम लोगों ने देखा था। साथ में जो पेनिनसुलर प्लाटू है, या आपका द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया हैं, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया जो थे, या द आइलैंड्स ऑफ इंडिया थे, तो ये सारे टॉपिक्स हमने वहाँ पर कवर कर लिए थे। तो और अगर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था जो इंडिया का जो इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं या फिर उनके जो लोकेशन वगैरह हैं, तो उनको हम लोगों ने वहाँ पे कवर किया था। कई बार एग्ज़ाम्स में क्या होता है, ये पूछते हैं आपसे कि ये इंस्टीट्यूट्स कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने उस चीज़ को कवर किया था। तो अगर पीईटी 2022 के सिलेबस को उठाकर हम लोग देखेंगे तो उसमें ज्योग्राफी और जनरल अवेयरनेस के साथ साथ आपका जैसे हिस्ट्री वाला सेक्शन हो गया, या इकोनॉमी का सेक्शन हो गया, पॉलिटी का सेक्शन हो गया, ये सारे भी सेक्शन वहाँ पे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो आज से हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री के सेक्शंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री के सेक्शन को अगर सिलेबस में हम लोग देखें तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि आपका दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक दिया है, और वहाँ पे आपका वैदिक एज हो गया, आपका आपका गुप्ता पीरियड हो गया, मौर्यन पीरियड हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे टॉपिक वाइज मेंशन की गई हैं, यानी वहाँ पर सिलेबस में आपको दी गई हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री के सेक्शंस में। तो आज से हम लोग यहाँ पे अपना हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के सेक्शन को हम लोग स्टार्ट करेंगे द इंडस वैली सिविलाइजेशन से, यानी द सिंधु घाटी की सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपना पहला लेक्चर हिस्ट्री के सेक्शंस का, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम पीरियड की बात करें तो इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 2350 बीसी से 1750 बीसी, यानी 2350 बीसी से 1750 बीसी का टाइम पीरियड माना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता का। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो 2350 बीसी से उसका स्टार्ट हुआ था। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका स्टार्ट जो हुआ था वो 2350 से उसका स्टार्ट हुआ था, और 1750 तक आते आते उस सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, उस सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, तो ये इसका टाइम पीरियड रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसको हड़प्पन के सिविलाइजेशन के नाम से क्यों जाना जाता है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि हड़प्पा जो साइट है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा साइट है उसका सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, हड़प्पा की साइट की डिस्कवरी जो हुई थी वो 1921 में हुई थी। ठीक है, हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड इन 1921। ठीक है, इसकी 1921 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, जो कि दयाराम सायनी के सुपरविज़न में हुई थी। ठीक है, दयाराम सायनी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनके सुपरविज़न में हड़प्पा की खोज हुई थी। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशंस को आप हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यों कहा था, क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा एक ऐसी साइट थी जो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। तो अगर हम नॉर्थ इंडिया को अपने देखें, अपना नॉर्थ इंडिया देखें, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ है, कोई दंपति है। ठीक है, अगर उसके कोई संतान होती है तो कुछ समय बाद क्या होता है कि उसी संतान के नाम के बेसिस के आधार पे वहाँ पे क्या होता है, जो आसपास के लोग होते हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ को कॉल करने लग जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से आप लोग याद रखने के लिए इसी तरह से आप लोग मान सकते हैं कि हड़प्पा जो साइट है, जो हड़प्पा है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की फर्स्ट चाइल्ड है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशंस का पहली संतान है। ठीक है,
तो इसी पहली संतान के बेसिस के आधार पे ही हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशंस को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कॉल किया करते हैं। ठीक है, ये आप कुछ याद रखने के लिए इसको ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस के एक्सटेंशन की बात करें, यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो हम लोग देखेंगे जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका नॉर्थ में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो विस्तार था वो मांडा तक था। ठीक है, मांडा एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो नॉर्थ में ये मांडा तक इसका विस्तार था। अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की ईस्ट की बात करेंगे, ईस्ट में विस्तार की बात करेंगे, यानी पूर्व में इसका विस्तार कहाँ तक था, तो हम लोग देखेंगे पूर्व में इसका विस्तार आलमगीरपुर तक था। ठीक है, आलमगीरपुर एक वेस्टर्न यूपी में एक जगह पड़ती है, वहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार पूर्व में था। ठीक है, अगर हम इसी सभ्यता के साउथ में विस्तार की बात करेंगे यानी दक्षिण में इसके विस्तार की बात करेंगे, तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में दैमाबाद एक जगह है। ठीक है, महाराष्ट्र में दैमाबाद जगह है, वहाँ तक इस सभ्यता का दक्षिण में विस्तार रहा करता था। ठीक है, अगर हम इस सभ्यता के वेस्ट की बात करेंगे, अगर हम पश्चिम डायरेक्शन की पश्चिम दिशा की बात करेंगे कि पश्चिम दिशा में इस इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका पश्चिम में कहाँ तक विस्तार था, तो उसका पश्चिम में विस्तार था सुख्ता जेंडर तक। ठीक है, अब सुख्ता जेंडर एक जगह पड़ती है बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोविंस है। ठीक है, इट इज़ ए प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। ठीक है, और वहाँ पे एक जगह पड़ती है सुख्ता जेंडर। ठीक है, तो सुख्ता जेंडर तक इस सभ्यता का पश्चिम में विस्तार रहा करता था। ठीक है, तो आप लोग इस चारों पॉइंट को याद रखिएगा कि नॉर्थ में मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है लोकेटेड था, वहाँ तक इस सभ्यता का उत्तर में विस्तार था। ईस्ट में पूर्व में इस सभ्यता का विस्तार आलमगीरपुर था जो कि वेस्टर्न यूपी में आता है। साउथ में सभ्यता का विस्तार मांडा तक था जो कि आपका महाराष्ट्र में आता है। और अगर वेस्ट की बात करेंगे तो इस सभ्यता का विस्तार सुख्ता जेंडर तक रहा करता था जो कि आपके बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है जो कि पाकिस्तान में आता है। ठीक है, तो ये इसके विस्तार की बात हम लोगों ने कर ली। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज से भी इसका मतलब बिलोंगिंग रहती थी और चाकोलिथिक एज से भी इसकी बिलोंगिंग्स थी। ठीक है, यानी ये जो सभ्यता थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी यानी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसका ब्रॉन्ज एज से भी बिलोंग था। ठीक है, और इसका चाकोलिथिक एज से भी बिलोंग था। ठीक है, यानी कुछ कुछ पोर्शन जो आपका ब्रॉन्ज एज का कुछ पोर्शन है वो सिंधु घाटी की सभ्यता में के जो टाइम पीरियड है उसमें इंक्लूडेड है। और आपका जो चाकोलिथिक एज है, ठीक है, जो ताम्रपाषाण सभ्यता है, युग है, जो ताम्रपाषाण युग है उसका जो कुछ समय पीरियड है वो भी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशंस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता है ये दोनों पीरियड्स को बिलोंग करती है। तो इसी कारण इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है सभ्यता को। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है यानी जो आपकी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके कंटेम्पोरी और अन्य सभ्यताओं की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम उसके कंटेम्पोरी यानी उसके समय समकालीन, अगर उसके समकालीन कुछ और सभ्यताओं की हम लोग बात करें तो उनमें 4 सभ्यताएं हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन रही हैं। ठीक है, तो जो 4 सभ्यताएं वो कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, तो आपकी जो चाइनीज सिविलाइजेशन है यानी चीन की जो सभ्यता है, इसके साथ में आपकी जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है यानी आपकी जो सुमेरियन सभ्यता है, और आपका इजिप्टियन सिविलाइजेशन है जो इजिप्ट की सभ्यता है, तथा आपकी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है यानी जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, ये चारों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थीं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन अन्य 4 और सभ्यताएं थीं जो कि चाइनीज सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और इजिप्टियन सभ्यता थी। ठीक है, ये चारों समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें,
ठीक है। हर सभ्यता की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो उनमें आपकी जैसे आपका हड़प्पन साइट हो गया, ठीक है, मोहनजोदाड़ो हो गया, ठीक है, और आपका सुक्ता जेंडर हो गया, चनहुदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, नागेश्वर हो गया, कोट दीजी हो गया। ये सारी जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स रही हैं हड़प्पन सिविलाइजेशंस की, ठीक है। उनमें अगर कुछ की इम्पोर्टेंट साइट्स को हम लोग यहाँ पर देखें तो आइए चलते देखते हैं, ठीक है। और उनके लोकेशंस को भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उनका लोकेशन कहाँ पड़ता है, ठीक है। तथा और क्या देखेंगे, और देखेंगे जो सभ्यता की जो साइट है जैसे आपका हड़प्पा है या आपका मोहनजोदड़ो है, ये किस रिवर के बैंक पर लोकेटेड सभ्यता रही, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को हम लोग इस चार्ट में देखेंगे। सबसे पहले उस सभ्यता की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उस साइट्स के नाम को देखेंगे, उसके लोकेशन को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि वो किस रिवर के बैंक के किनारे लोकेटेड थी, ठीक है, किस रिवर्स के किनारे लोकेटेड थी। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पन से। तो जो हड़प्पन साइट रही है, ठीक है, इसका जो लोकेशन, अगर इसके लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि हमारे यहाँ जैसे इंडिया में भी एक पंजाब प्रोविंस है, ठीक है, ऐसे पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रोविंस है, ठीक है। पंजाब तो सेम ही है, लेकिन जब डिवाइड हुआ 1947 में तो उसका जो 1/3 पार्ट है पंजाब का वो हमारे पास आया और जो 2/3 पार्ट है यानी 2/3 हिस्सा जो पंजाब प्रोविंस का है वो पाकिस्तान के पास चला गया, ठीक है। तो पाकिस्तान की साइड वाला जो पंजाब प्रोविंस है वहाँ पर एक जगह पड़ती है मोंटगोमरी, ठीक है। तो जो अपना हड़प्पा की सभ्यता जो हड़प्पा साइड लोकेटेड है वो उसी मोंटगोमरी में ही लोकेटेड है। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है ना। तो आपका जो हड़प्पा की साइड लोकेटेड है वो मोंटगोमरी में लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, ठीक है। रावी रिवर बहुत ही फेमस रिवर है। ये उस 5 नदियों में ही आती है जो आपकी पंजाब में 5 नदियाँ पास होती हैं, ठीक है। आपका सतलज है, ब्यास है, रावी है, आपका जो आपका और क्या है, आपका इंडस हो गया, ठीक है, और साथ में होगी आपकी झेलम। तो ये जो 5 रिवर्स हैं ये रावी रिवर्स बहुत ही फेमस है और उन्हीं 5 रिवर्स में ही आती है, ठीक है। तो जो हड़प्पन साइट थी वो रावी रिवर्स के बैंक के अलोंग ही लोकेटेड थी, ठीक है, मोंटगोमरी में, ठीक है। अगर हम दूसरी साइट्स की बात करें तो सुक्ता जेंडर थी, ठीक है। सुक्ता जेंडर को मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर इस सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार की जब बात की जाएगी और उसके जो पश्चिम के दिशा के विस्तार की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे सुक्ता जेंडर की, ठीक है। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पश्चिम में सबसे लास्ट विस्तार का जो पॉइंट था वो था सुक्ता जेंडर। अब ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, ठीक है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ पर इसका लोकेशन है, ठीक है। अगर रिवर की बात करें कि ये किस रिवर के अलॉन्ग लोकेटेड है तो वहाँ पर एक दास्तां रिवर हुआ करती थी, ठीक है। तो दास्ता रिवर्स के अलॉन्ग ही इसका लोकेशन है सुक्ता जेंडर, ठीक है। अगर हम चनहुदड़ो की बात करेंगे तो चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में ही लोकेटेड है सिंध प्रोविंस में, ठीक है। अब प्रोविंस चेंज हो गया, प्रोविंस आपका चेंज हो गया, ठीक है। हड़प्पा का जो प्रोविंस था वो पंजाब प्रोविंस था, आपका जो सुक्ता जेंडर का जो प्रोविंस था वो आपका बलूचिस्तान प्रोविंस था। अब चनहुदड़ो इज आल्सो लोकेटेड इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में इसका लोकेशन है सिंध प्रोविंस में, ठीक है। तो आपका सिंध प्रोविंस में ज़्यादातर जो भी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो रही है उसकी जो साइट्स हैं जो आपकी सिंध प्रोविंस में लोकेटेड हैं वो कहाँ आपका उनका किस रिवर के किनारे लोकेटेड हो जाएंगी तो आपकी जो सिंधु नदी जाती है, सिंधु नदी जो जाती है जिसको इंडस बोलते हैं उसी के अलॉन्ग ही लोकेशन है इसका चनहुदड़ो का भी, ठीक है। इसके अलावा आप जब देखेंगे मोहनजोदाड़ो को, ठीक है, अभी नीचे देख लीजिएगा, सबसे नीचे देखिएगा मोहनजोदाड़ो लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लोकेशन की अगर बात करेंगे तो ये भी आपका सिंध प्रोविंस में ही लोकेटेड है, ठीक है। चनहुदड़ो की तरह मोहनजोदाड़ो जो है वो भी सिंध प्रोविंस में ही लोकेटेड है, ठीक है। अगर इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे तो ये लरकाना में लोकेटेड है और लरकाना आप लोग जानते होंगे गुरु नानक का बर्थ प्लेस है लरकाना इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान,
ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यता जो साइट है वो लोकेटेड है आपका लरकाना में, यानी सिंध प्रोविंस में, यानी पाकिस्तान में। ठीक है, और वो भी अपनी सिंधु नदी के किनारे की साइट्स है। ठीक है, तो चनहुदड़ो और मोहनजोदाड़ो दोनों ऑन द बैंक ऑफ इंडस लोकेटेड है। ठीक है, और सिंध प्रोविंस में लोकेटेड है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, रंगपुर की बात करें, लोथल की बात करें, रंगपुर की बात करें, लोथल की बात करें, और साथ में अगर हम यहाँ पे इंक्लूड कर लें धौलावीरा को, ठीक है, धौलावीरा, साथ में यहाँ पे अगर हम लोग धौलावीरा को इंक्लूडेड कर लें, तो ये तीनों आपकी कहाँ पे लोकेटेड हैं? ये आपकी लोकेटेड है इंडिया में गुजरात प्रोविंस में, गुजरात प्रोविंस में। इन तीनों को याद रखिएगा आप। ठीक है, रंगपुर, लोथल और धौलावीरा, इन तीनों का लोकेशन है आपका गुजरात में। ठीक है, रंगपुर जो साइट है वो लोकेटेड थी आपकी मीदर रिवर के अलॉन्ग। ठीक है, मीदर रिवर के अलॉन्ग। ठीक है, आपका जो लोथल साइट है वो लोकेटेड है साबरमती और भोगवा रिवर के अलॉन्ग। ठीक है, तो इन दो रिवर को आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग कालीबंगा की बात करें, ठीक है, कालीबंगा जो इम्पोर्टेंट साइट्स है सिंधु घाटी की सभ्यता की इम्पोर्टेंट साइट कालीबंगा, तो इसके लोकेशंस की बात करें तो ये लोकेटेड है इंडिया में लोकेटेड है और राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, राजस्थान के अपर पार्ट्स, यानी कि वहाँ पे जो अभी प्रेजेंट डे जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, अगर उस डिस्ट्रिक्ट के पास हम लोग बात करें तो इसका लोकेशन हुआ करता था। ठीक है, जो आपका कालीबंगा, जो आपका हड़प्पन कह रहे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कालीबंगा साइट है उसका लोकेशन आपका गंगानगर के आसपास ही रहा करता था, जो कि आपका राजस्थान यानी अपर राजस्थान में इंडिया में लोकेशन है। ठीक है, तो वहाँ पे पहले घग्गर रिवर हुआ करती थी। ठीक है, घग्गर रिवर, तो उसी के अलॉन्ग इस साइट्स का लोकेशन था। ठीक है, अब सिर्फ एक साइड बचती है बानावली आपकी। ठीक है, बानावली, तो बनावली का जो लोकेशन है वो आपका लोकेशन है हिसार हरियाणा में। ठीक है, तो बानावली जो लोकेटेड है वो हिसार हरियाणा में लोकेटेड है आपकी, और वहाँ पे जो मिथकल रिवर, एक इंडिया की जो मिथकल रिवर हुआ करती थी सरस्वती रिवर, ठीक है, उसी के अलॉन्ग ही बानावली साइट का लोकेशन रहा करता था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी हड़प्पन सिविलाइजेशंस की, जिनको हम लोगों ने देखा। ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी उनको देखा, उनके लोकेशंस को देखा, और साथ में ही देखा कि वो किस रिवर के बैंक के अलॉन्ग लोकेटेड थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखिए, आप इसको याद रखिएगा। कई बार पूछते हैं एग्ज़ाम में, लोकेशन पूछते हैं या फिर आपका रिवर पूछ सकते हैं कि किस बैंक्स के अलॉन्ग, किस बैंक्स रिवर्स के अलॉन्ग इनका लोकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैप में अगर हम लोग कुछ और साइट्स की बात करेंगे, कुछ और साइट्स की अगर हम लोग यहाँ पे मैप में बात करें तो चलिए देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक देखा सुख्ता जेंडर देख लिया। ठीक है, ये रही आपकी सुख्ता जेंडर। ठीक है, बलूचिस्तान प्रोविंस इन पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने देख ली मोहनजोदाड़ो देख ली। ठीक है, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। साथ में आपका देख लिया हम लोगों ने हड़प्पा देख लिया। ठीक है, हड़प्पा देख लिया। ठीक है, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन मोंटगोमरी, ये भी देख लिया हम लोगों ने। इसके अलावा हम लोगों ने देख लिया चनहुदड़ो देख लिया, दिस इज़ आल्सो लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, चनहुदड़ो देख लिया। साथ में धौलावीरा देख लिया, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात इन इंडिया। ठीक है, धौलावीरा देख लिया। लोथल देख लिया आपका, लोथल देख लिया आपका, रंगपुर देख लिया। ठीक है, रंगपुर देख लिया, ये सारी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, कालीबंगा को भी हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे, ये रही आपकी कालीबंगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट साइट्स, ठीक है, इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट साइट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उन इम्पॉर्टेंट साइट्स में आप अगर पाकिस्तान में हम लोग देखेंगे तो आएगी आपकी कोट दीजी, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कोट दीजी लोकेटेड इन पाकिस्तान। ठीक है, कोट दीजी के साथ में आपकी गनेरी वालान। ठीक है, ये आपका गनेरी वाला। ठीक है, इट इज़ आल्सो लोकेटेड इन पाकिस्तान। ठीक है, ये वो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और आपको ये पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो गनेरी वाला ने देख लिया। इसके अलावा आप देख लीजिए आमरी, आमरी इज़ आल्सो लोकेटेड इन पाकिस्तान।
ठीक है। आमरी के साथ में जस्ट उससे नीचे है बालाकोट, ठीक है, बालाकोट। तो ये वो 4 साइट्स हैं जो, और आप लोग और एक्स्ट्रा याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये चारों क्या हैं, पाकिस्तान में लोकेटेड है। इसके अलावा अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप देखिएगा राखी गढ़ी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये अभी करेंटली न्यूज़ में है। राखी गढ़ी आपने देखा होगा, मूवी भी आ गई इसके ऊपर, राखी गढ़ी के ऊपर। ये आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपकी हरियाणा में, जो कि इंडिया में इसका लोकेशन है राखी गढ़ी, ठीक है। ये अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुई है, ठीक है। राखी गढ़ी काफ़ी न्यूज़ में भी चल रही है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है। तो आप राखी गढ़ी के लोकेशन को याद रखिएगा, ठीक है। उसके साथ में आपका बानावली, ठीक है, इट इज़ आल्सो लोकेटेड इन हिसार हरियाणा, ये हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक नागेश्वर साइट भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज़ लोकेटेड इन गुजरात, नागेश्वर, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, नागेश्वर, ठीक है। नागेश्वर इज़ इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये 2-3-4 आप इंडिया जो 2-3-4 साइट्स हैं, ये इंडिया में लोकेटेड हैं, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। लेक्चर को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, अपने आप ही ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कुछ जनरल फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। अभी जो कुछ साइट्स हैं, जैसे आपका हड़प्पा हो गई, आपका मोहनजोदाड़ो हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका लोथल हो गई, धौलावीरा हो गई, ठीक है, या कालीबंगा हो गई। इन इम्पॉर्टेंट साइट्स के कुछ जो जनरल फैक्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे कि इन साइट्स पे किस किस चीज़ की डिस्कवरी वगैरह हुई, ठीक है, या कुछ इम्पोर्टेंट्स या कुछ पेक्यूलियर जो फीचर्स हैं इस साइट्स के, उनको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे ताकि उनको याद रख सकें। एग्ज़ाम्स में वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हड़प्पा की साइट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हड़प्पा की साइट्स जो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी 1921 अंडर द सुपरविजन ऑफ दयाराम साहनी, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिली, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों की डिस्कवरी हुई, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा की जो साइट्स है वहाँ पे हम लोगों को 6 ग्रेनरीज मिली। ग्रेनरीज का मतलब समझते हैं ना, जहाँ पे अनाज का भंडारण किया जाता है, यानी अनाज के भंडारण की जो व्यवस्था होती है, वो ग्रेनरीज हमें हड़प्पा की साइट्स पर डिस्कवर हुई, ठीक है। उसके साथ में 16 अग्निकुंडाज भी मिले, यानी फायर पिट्स की बात कर रहा है, वहाँ पे 16 फायर पिट्स भी हम लोगों को मिले, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे इनके सिग्निफिकेंस की बात नहीं करूँगा, ठीक है। क्यों? इनके सिग्निफिकेंस की बात होगी जब हम लोग यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी करेंगे। अभी क्या है, हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022, ठीक है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको मेंस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं उतना डीप में आप लोगों को नहीं पूछा जाने वाला है। पैट में जो भी पूछेगा वो फैक्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन है, किस साइट से क्या डिस्कवर हुआ, कौन सी साइट्स कब डिस्कवर हुई, ठीक है, यही बस पूछा जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो किस साइट से हमें क्या डिस्कवर हुआ, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, उसकी स्टडी हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं बताने वाला हूँ 6 ग्रेनरीज की अगर डिस्कवरी हुई हड़प्पा की साइट्स में तो उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा, ठीक है, उससे क्या निष्कर्ष निकाला गया, मैं यहाँ पे बिल्कुल डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका डिस्कशन होगा बाद में। तो अभी आप इसको सिर्फ फैक्ट्स के हिसाब से याद रखिएगा कि हड़प्पा की जो साइट है, जो 1921 में जिसकी डिस्कवरी हुई, वहाँ पे आपको मिला 6 ग्रेनरीज मिली, 16 फायर पिट्स मिले, ठीक है। उसके अलावा और क्या मिला, उसके अलावा आपको मिला वर्किंग फ्लोर, ठीक है। अब ये वर्किंग फ्लोर कैसा था, ये वर्किंग फ्लोर था जो सर्कुलर ब्रिक्स का बना हुआ फ्लोर था, ठीक है। जनरली क्या होता है, जैसे आज के समय की हम लोग बात करें, अगर हम लोग ब्रिक्स यूज़ करते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है। हम लोग जो प्रेजेंट डे ब्रिक्स यूज़ करते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है। लेकिन जो हड़प्पा के लोग थे उन्होंने एक वर्किंग फ्लोर बनाया, ठीक है, और वो वर्किंग फ्लोर किसके द्वारा बनाया, वो बनाया सर्कुलर ब्रिक्स के द्वारा, ठीक है। सर्कुलर ब्रिक्स के द्वारा उन्होंने एक वर्किंग फ्लोर को बनाया, उसकी डिस्कवरी हुई, वर्किंग फ्लोर की डिस्कवरी हुई, ठीक है। उसका वो किस पर्पस के लिए उन्होंने बनाया फॉर द थ्रेसिंग ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो वो ग्रेन्स की प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया,
यानी कि जो वो ग्रेन्स थे, यानी जो अनाज रहा होगा उसको कूटने वगैरह के लिए, यानी उसका जो कूट करके उसको क्या करते हैं, उसको जो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसके प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने वर्किंग फ्लोर्स का निर्माण करा। और वो वर्किंग फ्लोर्स का निर्माण किया सर्कुलर ब्रिक्स के थ्रू। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, एक वर्किंग फ्लोर मिला जो कि सर्कुलर ब्रिक्स से बना था और उसका पर्पस था फॉर थ्रेसिंग ऑफ द ग्रेन्स। ठीक है, उसके अलावा हमें और क्या क्या मिला, हमने ये पाया कि हड़प्पा के जो लोग थे वो तारकोल बनाने की प्रक्रिया से परिचित थे। हड़प्पन पीपुल न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग तारकोल। ठीक है, हड़प्पा के जो लोग थे वो तारकोल बनाना जानते थे। हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तारकोल बनाने को जानते थे तो इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा होगा, इसका निष्कर्ष क्या निकाला गया, इसकी बात नहीं करूँगा। बात सिर्फ इतनी होगी कि जो हड़प्पा की साइट्स पे जो डिस्कवरी हुई वहाँ पे ये डिस्कवर हुआ कि ये जो लोग थे वो तारकोल बनाने की प्रक्रिया से परिचित थे। उसके अलावा और क्या मिला, उसके अलावा मिला कि जो हड़प्पा में जो हाउसेज हैं, हड़प्पा की साइट्स पर जो हाउसेज बनाए गए, ठीक है, उनका जो मेन गेट था, हड़प्पा में जो हाउसेज बनाए गए उनका जो मेन गेट था वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहा करता था। यानी वहाँ सारे घरों के जो मेन गेट जो थे, सारे घरों के जो सारे हाउसेस थे, जो सारे घर थे, उनके जो मेन गेट थे उनका जो डायरेक्शन था वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही थे। सारे गेट नॉर्थ डायरेक्शन में ही थे। इट इज ए काइंड ऑफ पेक्यूलियर फीचर। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि हड़प्पा में जो घर थे उनका जो मेन गेट रहा करता था वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहा करता था। ठीक है, एग्जाम्स में आपको बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर पूछेगा, वो सिर्फ ये पूछेगा कि हड़प्पा के जो हाउसेस थे उनके जो मेन गेट थे वो किस डायरेक्शन में रहा करते थे। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, आपको पता है कि हड़प्पा में जो हाउसेस थे उनका जो मेन गेट थे वो नॉर्थ डायरेक्शन रहा करते थे। आप आंसर को टिक करेंगे, ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और नंबर गेन करेंगे। आप नहीं जानते हैं फैक्ट्स को, आप गलत करके वहाँ पे चले आएंगे। ठीक है, तो उसके अलावा और हमें क्या हड़प्पा की साइड से डिस्कवर हुआ, हमें एक डिस्कवर हुआ R37 सिमेट्री। हड़प्पा की साइड से हमें एक R37 सिमेट्री भी डिस्कवर्ड हुई। ठीक है, उसके अलावा हमें और क्या मिला, टेराकोटा फिगराइन ऑफ मदर गॉडेस। ठीक है, अब ये टेराकोटा क्या है, टेराकोटा इज ए टाइप ऑफ क्ले, यानी मिट्टी का ही एक प्रकार है। ठीक है, मिट्टी का ही एक प्रकार है और उससे बनी हुई एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली हमें। अब इसका क्या निष्कर्ष निकला वो मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करूँगा। ठीक है, वो डिस्कशन होगा यूपीपीसीएस की तैयारी जब करेंगे तब। ठीक है, तो सिर्फ आपको याद रखना है कि हड़प्पा की जो साइट है वहाँ पे एक मदर गॉडेस का जो स्टेचू मिला, जो फिगर मिला, एंड इट इज़ मेड ऑफ टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा से बना हुआ था। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी हड़प्पा की साइट से। अब हम लोग बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की साइट की। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो की साइट्स पे हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिली, तो सबसे पहले आप जानिए, आपको बताया कि जो मोहनजोदाड़ो जो साइट थी वो हड़प्पा की साइट्स के बाद दूसरी डिस्कवर होने वाली साइट थी। ठीक है, हड़प्पा की जो डिस्कवरी हुई तो 1921 में हुई थी और मोहनजोदाड़ो को जो डिस्कवर किया गया वो 1922 में डिस्कवर किया गया, यानी हड़प्पा की डिस्कवरी के ठीक 1 साल बाद। ठीक है, और इसकी जो डिस्कवरी की गई वो अंडर द सुपरविजन ऑफ R.D. बनर्जी की गई। ठीक है, R.D. बनर्जी को भी याद रख लीजिएगा साथ में। R.D. बनर्जी के सुपरविजन में मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया गया इन 1922। ठीक है, अब मोहनजोदाड़ो का नामकरण किस लिए मोहनजोदाड़ो हुआ, उसके पीछे की भी एक कहानी है। और वो एक कहानी है कि अगर हम मोहनजोदाड़ो को सिंध के शब्दों में, ठीक है, सिंध के शब्दों में, यानी अगर हम उसको सिंधी लैंग्वेज में देखेंगे तो मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड। मोहनजोदाड़ो का जो मतलब है वो मतलब है माउंड ऑफ द डेड, यानी मृत प्राय शरीरों से बना हुआ एक ऊंचा टीला। ठीक है, मृत प्राय शरीरों से बना एक ऊंचा टीला। अब ऐसा नामकरण क्यों हो गया मोहनजोदाड़ो का, उसका नामकरण इसीलिए हो गया
क्योंकि जब मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी हुई तो वहाँ पे डिस्कवरी हुई एक माउंड ऑफ द डेड की डिस्कवरी हुई, यानी मृत प्राय शरीर यानी कंकाल से बना हुआ एक ऊंचा टीला पाया गया। इसी कारण उसका नाम मोहनजोदाड़ो रख दिया गया। ठीक है, और इसके फर्दर डिस्क्रिप्शन मैं करूंगा नहीं, इसके फर्दर सिग्निफिकेंस को मैं बताऊंगा नहीं, वो बताऊंगा मैं बाद में। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद रख लो। उसके अलावा और मोहनजोदाड़ो की साइड से क्या मिला, हमें मिला वहाँ पे एक ग्रेनरी। ठीक है, जो हड़प्पा की साइड में हमें 6 ग्रेनरी मिली, ठीक है, 6 ग्रेनरीज मिली थी। मोहनजोदाड़ो की साइड में हमें 1 ग्रेनरी मिली, और 1 ग्रेनरी मिली, साथ में मिला एक बिग हॉल यानी एक सभागार भी मिला, जो कि हड़प्पा की साइट पर कोई सभागार नहीं मिला। ठीक है, लेकिन अब हमें एक एक्स्ट्रा सभागार भी मिल गया यहाँ मोहनजोदाड़ो में। उसके अलावा और क्या मिला, एक ग्रेट बाथ मिल गया, एक विशाल स्नानागार मिल गया। ठीक है, आप देखिएगा मोहनजोदाड़ो की साइट पे क्या क्या चीज़ें हमें एक्स्ट्रा मिल गई। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मिल गया एक सभागार और एक विशाल स्नानागार। अब स्नानागार किस लिए हो सकता है यूज़ करते होंगे, वो लोग हो सकता है जैसे आजकल आप लोग देखिएगा, हम लोग अभी अभी बहुत ही रिचुअलिस्टिक लोग हैं। ठीक है, तो बहुत से फेस्टिवल ओकेजन्स पे क्या करते हैं, अपना जो हॉली रिवर्स हैं, जैसे आपका गंगा हो गया, उसमें क्या करते हैं, उसमें बाथ लेते हैं। ठीक है, उसमें नहाते हैं, ये तो करते हैं ना। तो हो सकता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे, वो भी इसी तरह की किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हों, यानी कि सामूहिक स्नानागार करते हों किसी स्पेशल ओकेजन पे, किसी पर्व वगैरह पे। तो उसी पर्पज में उन्होंने इस विशाल स्नानागार को बनवाया हो। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि हड़प्पा की साइट में हमें एक विशाल स्नानागार भी मिला। और उसके अलावा क्या मिला, ए ब्रोंज स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, एक नृत्य करती हुई लड़की की एक ब्रोंज से बनी हुई स्टेच्यू मिली। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ब्रोंज की स्टेच्यू मिली, समझ रहे हो ना, ब्रोंज की स्टेच्यू। ब्रोंज की स्टेच्यू मतलब हड़प्पा के जो लोग थे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो ब्रोंज भी बना लेते थे, यानी ब्रोंज की भी कास्टिंग कर लेते थे। ठीक है, ब्रोंज एक अलॉय होता है, आपको पता होना चाहिए, इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, तो हड़प्पा के जो लोग थे, वहाँ जो मोहनजोदाड़ो की जो साइट्स थी, वहाँ से हमें ये ब्रोंज स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल यानी नृत्य करती हुई लड़की की ब्रोंज की एक स्टेचू मिली। ठीक है, उसके अलावा और क्या मिला, उसके अलावा हमें मिला वहाँ पे न्यूमरस सील्स, बहुत सारी सील्स मिली वहाँ पे। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, याद रखना है आपको कि बहुत सारी सील्स मिली, यानी बहुत सारी मुहरें मिली हमको वहाँ पे मोहनजोदाड़ो में। उसके अलावा आइडल ऑफ ए योगी, यानी योगी जी का एक आइडल मिला, यानी एक प्रतिमा मिली हमें। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने बहुत ही अच्छा तरीका बता दिया आपको, योगी जी की प्रतिमा मिली हमें वहाँ पे मोहनजोदाड़ो की साइड से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिली। इसके अलावा ये असेंबली हॉल, जहाँ पे लोग इकट्ठा हुआ करते थे, वो एक असेंबली हॉल मिला। ठीक है, अब और क्या मिला, और एक ये स्पेशल फीचर वहाँ पे देखा गया मोहनजोदाड़ो में। क्या स्पेशल फीचर देखा गया कि मोहनजोदाड़ो के जितने भी घर बने हुए थे, यानी जितने भी हाउसेस थे, उन सब में एक कोर्टयार्ड था और सब में ही एक किचन थी। कितना मतलब एक डिस्टिंक्ट फीचर हमें मिला यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में, कि वहाँ पे जितने भी घर थे वहाँ पे एक किचन थी और साथ में एक कोर्टयार्ड था। ठीक है, ये कितना डिस्टिंक्ट फीचर हमें वहाँ पे डिस्कवर हुआ मोहनजोदाड़ो में। और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा की जो हड़प्पा कह रहे हैं, जो मोहनजोदाड़ो की जो साइट है, मोहनजोदाड़ो की जो साइट है, वो उसके 7 लेयर्स हमको मिले, 7 परतें मिली। जो मोहनजोदाड़ो की साइट है उसमें 7 परतें मिली। 7 परतों से यही अंदाज़ा लगाया गया कि ये जो मोहनजोदाड़ो की साइट है, जो मोहनजोदाड़ो शहर रहा होगा, इसको 7 बार इसका डिस्ट्रॉय हुआ होगा और 7 बार ये फिर से रिबिल्ड हुआ होगा।
यानी 7 बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया होगा और 7 बार इसको फिर से दोबारा से बनाया गया होगा। तो 7 लेयर्स में हमको ये शहर मिला, मोहनजोदाड़ो जो मिला। ठीक है, तो ये बात रही मोहनजोदाड़ो शहर की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लोथल को। तो आप लोगों को बता दिया कि जो लोथल जो डिस्कवर हुआ, ठीक है, जो लोथल साइट्स की जो डिस्कवरी हुई वो डिस्कवरी हुई 1957 में। ठीक है, 1957 में इसकी डिस्कवरी हुई। इसकी डिस्कवरी हुई गल्फ ऑफ कॉम्बे, यानी खंबात की जो खाड़ी है, यानी गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है वहाँ पर ये लोथल साइट को हम लोगों ने डिस्कवर किया इन 1957। और इसकी डिस्कवरी करने वाले कौन थे? इसकी डिस्कवरी करने वाले थे आपके जो एस.आर. राव थे। ठीक है, एस.आर. राव ने इसकी डिस्कवरी की इन 1957 में इन गल्फ ऑफ कॉम्बे, खंबात की खाड़ी, लोकेशन गुजरात। ठीक है ना। यहाँ पे हमें डिस्कवर क्या हुआ? यहाँ पे हमें डिस्कवर हुआ ए लीनियर स्केल ऑफ ब्रोंज, ब्रोंज की बनी हुई एक लीनियर स्केल। ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस मैं बाद में बताऊंगा। डिस्कवर क्या हुआ? डिस्कवर हुआ ए लीनियर स्केल ऑफ ब्रोंज। ठीक है, जो कि लोथल से डिस्कवर हुआ। इसके अलावा लोथल में क्या डिस्कवर हुआ? डिस्कवर हुआ एक डॉकयार्ड, यानी हम लोथल को ए डॉकयार्ड सिटी भी कह सकते हैं। ए डॉकयार्ड सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की एक डॉकयार्ड सिटी जो थी वो लोथल रही होगी। ठीक है, तो लोथल को हम लोग एक डॉकयार्ड सिटी भी कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की, क्योंकि यहाँ पे हमें एक डॉकयार्ड डिस्कवर हुआ, यहाँ पे एक डॉकयार्ड मिला। ठीक है, उसके अलावा और क्या मिला? और मिले बहुत सारे लाल और काली मिट्टी से बने हुए मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इसका संदेश क्या है? इसका संदेश है पोट्री से, पोट्री मेड ऑफ ब्लैक एंड रेड क्ले। ठीक है, तो मिला क्या? मिला क्या? लाल और काली मिट्टी से बने हुए मिट्टी के बर्तन मिले हमको। और क्या मिला? और मिला ए ब्रिक बिल्ड टैंक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ईंटों से बना हुआ एक टैंक का स्ट्रक्चर मिला। टैंक का स्ट्रक्चर हो सकता है पानी उसको स्टोर किया जाता हो वहाँ पे। ठीक है ना, तो जिसमें पानी स्टोर किया जाता होगा वो एक टैंक का स्ट्रक्चर हमको मिला लोथल से, लोथल की साइड से हमको मिला एक टैंक लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिला? इसके अलावा मिला एक बीड मेकिंग फैक्ट्री। ठीक है, बीड मतलब हो गया मोतियों से, मोतियों को बनाने के लिए एक फैक्ट्री मिली। ठीक है, या मोतियों की प्रोसेसिंग के लिए एक फैक्ट्री मिली। आज भी गुजरात में डायमंड्स की प्रोसेसिंग होती है, मालूम है ना आपको? सूरत वेरी फेमस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डायमंड। ठीक है, तो उसी तरह लोथल में भी हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री मिले आज से कितने साल पहले? तकरीबन 4000 4500 साल पहले। समझ रहे हैं ना आप? और क्या मिला? और हमें मिली एक ईरानियन सील। ठीक है, बस याद रखिएगा कि जो लोथल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशंस की, वहाँ पे हमें एक ईरानियन सील मिली। किस लिए मिली ये नहीं जानना है, वो बाद में बात करेंगे किस लिए मिली और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिर्फ याद रखना है कि ईरानियन सील मिली। ठीक है, ये बात हो गई आपकी लोथल की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कालीबंगा की साइट को। ठीक है, कालीबंगा साइट का जो डिस्कवरी हुई वो लोथल की डिस्कवरी यानी 1957 से 4 साल पहले यानी 1953 में इसको डिस्कवर किया गया। ठीक है, याद रखिएगा 1953 में ही कालीबंगा को डिस्कवर कर लिया गया। ठीक है, अगर इसके लोकेशन की बात करेंगे तो ये राजस्थान में लोकेटेड है, अपर राजस्थान में लोकेटेड है और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के पास में लोकेटेड है। ठीक है, लोकेटेड इन अपर राजस्थान नियर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, समझ रहे हो ना?
ठीक है। और हमें क्या पता चला, कालीबंगा की जो साइट डिस्कवरी हुई वहाँ से हमें डिस्कवरी हुई, हमको ये जानने के लिए मिला कि जो कालीबंगा शहर रहा होगा वो प्लान्ड शहर नहीं था, बिल्कुल भी प्लानिंग के साथ बसाया हुआ शहर नहीं था, जैसा कि और आपके सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे शहर हुआ करते थे। जैसे आपका मोहनजोदाड़ो क्या था, वो एक प्लान्ड शहर हुआ करता था। ठीक है, प्लान्ड शहर मतलब वहाँ पे जो घरों का निर्माण होता था उनमें एक किचन भी मिलती थी, उनमें एक कोर्टयार्ड भी मिलते थे। हड़प्पा शहर जो हुआ करता था वहाँ पे जो आपका जो मेन गेट हुआ करता था वो नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ करता था, और यही फीचर सभी जगह लगभग मिला करता था। ठीक है, तो उस तरह से हमें ऐसा कुछ कालीबंगा की साइट्स पर देखने को नहीं मिला। ठीक है, और साथ में क्या नहीं मिला, एक ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर नहीं मिला। ठीक है, हड़प्पा आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उनके बहुत सारे शहरों में ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, उनके बहुत सारे जो शहर हैं उनमें ड्रेनेज सिस्टम पाया गया। ठीक है, लेकिन कालीबंगा एक साइट ऐसी डिस्कवर हुई जहाँ पे हमें कोई ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं मिला। ठीक है, अब मिला क्या, तो मिला फायर पिट्स, ए नंबर ऑफ फायर पिट्स, यानी अग्निकुंडाज यहाँ पे भी मिल गए। हड़प्पा की साइट्स पे तो हमें 16 मिले थे, लेकिन हमें कुछ यहाँ पर भी मिल गए। कालीबंगा की साइट्स पे भी हमें कुछ फायर पिट्स मिल गए। ठीक है, और क्या मिला या और क्या देखा हमने कालीबंगा में, तो हमने देखा कि जो कालीबंगा की साइट्स है इसमें इसने क्या किया, इसने हड़प्पा का जो पूरा समय रहा है, ठीक है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय रहा है, और उस समय को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्री हड़प्पन पीरियड, हड़प्पन या मैच्योर पीरियड, और उसके बाद पोस्ट हड़प्पन पीरियड। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय है उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, प्री हड़प्पन, हड़प्पन या फिर मैच्योर हड़प्पन, ठीक है, दोनों एक ही हैं, और उसके बाद पोस्ट हड़प्पन। ठीक है, तो हमने कालीबंगा में ये देखा कि इसने हड़प्पन पीरियड के 2 फेजेस को देखा। ठीक है, इसने हड़प्पन फेजेस के 2 पीरियड्स को देखा था, और वो दोनों फेजेस कौन थे, एक प्री हड़प्पन पीरियड को देखा इसने, और साथ में एक हड़प्पन फेज को भी देखा, हड़प्पन फेज को भी देखा, यानी ये जो मैच्योर हड़प्पन वाला फेज था उसको भी इस कालीबंगा ने देखा। ये 2 फेजेस से होकर गुजरी, कालीबंगा की जो साइट थी 2 फेजेस से होकर गुजरी। और क्या डिस्कवर हुआ, और हमें एक प्लग्ड फील्ड मिली यहाँ पर। ठीक है, प्लग्ड फील्ड मिली हमें यहाँ पे, कालीबंगा की जो साइट है वहाँ पे हमें प्लग्ड फील्ड मिली। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कालीबंगा के लिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धौलावीरा को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो धौलावीरा की डिस्कवरी हुई अभी बहुत ही रिसेंटली उसकी डिस्कवरी हुई थी, तकरीबन 30 साल पहले, इन 1992। अभी कितना है, 2022 चल रहा है ना, 2022 चल रहा है ना, तो आज से तकरीबन 30 साल पहले 1992 में धौलावीरा साइट्स की डिस्कवरी हुई। और इसकी डिस्कवरी किसने की, तो जेपी जोशी जी ने। जेपी जोशी जी ने 1992 में धौलावीरा साइट को डिस्कवर किया। लोकेशन की बात करें तो गुजरात में लोकेटेड है। धौलावीरा की जो साइट्स है उसके लोकेशन की अगर बात करें तो गुजरात में लोकेटेड है। लेक्चर्स को आप 3 से 4 बार देखेंगे, आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप याद आ जाएगा कि धौलावीरा इज लोकेटेड इन गुजरात। अब गुजरात में मिला क्या, गुजरात में हमें एक स्क्रिप्ट लिखी हुई मिल गई। ठीक है, गुजरात कह रहे धौलावीरा में हमें एक स्क्रिप्ट लिखी हुई मिल गई। स्क्रिप्ट में क्या लिखा है हमें आज तक नहीं पता चला। क्यों, क्योंकि हम उसको उसको हम डेसिफर ही नहीं कर पाए, उसको हम पढ़ ही नहीं पाए कि स्क्रिप्ट में लिखा क्या है। ए स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ बिग अल्फाबेट्स हैज बीन फाउंड ऑन ए गेट इन धौलावीरा। बिग अल्फाबेट में लिखी हुई एक स्क्रिप्ट मिली है धौलावीरा के एक गेट पर। क्या लिखा है हमें पता ही नहीं है, क्योंकि उसको स्क्रिप्ट को हम लोग डेसिफर ही नहीं कर पाए हैं। उसमें जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं वो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि उस अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या है।
ठीक है, तो ये हमें वहाँ पे डिस्कवरी हुई धौलावीरा की साइड से। उसके अलावा हमने धौलावीरा की साइट्स पे क्या देखा, वहाँ पे जाके हमने देखा कि जिस तरह से कालीबंगा ने हड़प्पन जो आपका समय था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय था, उसने क्या किया था, उसने 2 फेजेस को देखा था। ये धौलावीरा उससे भी आगे बढ़ गया, इसने हड़प्पा के तीनों फेजेस को देख लिया। यानी धौलावीरा जो साइट रही होगी उसने हड़प्पा के तीनों फेजेस को देखा, प्री हड़प्पन फेज को देखा, हड़प्पन फेज को देखा, और साथ में पोस्ट हड़प्पन फेज को भी इसने देखा। यानी धौलावीरा जो साइट रही होगी सबसे लंबी रहने वाली साइट रही होगी इंडस वैली सिविलाइजेशंस की। ठीक है, तो ये सारा कुछ था धौलावीरा के बारे में। तो आज हम अपना ये जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा स्ट्रीम, उसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता रही है, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे हैं, उन फीचर्स को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। और साथ में ये कहता हूँ कि चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो और आप लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे करने को मिले। ठीक है, यही आप लोगों का सपोर्ट है जो मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।